प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी न्यूक्लियस हो गया था, ठीक है, ये हो गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म एक्चुअली क्या है, ये वाले को क्या बोलेंगे, बाहर वाले के मेम्ब्रेन को बोलो जल्दी जल्दी एक लोग। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाले को बोलो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में क्या होता है, ये सब में यहाँ पर फ्लूइड कंटेंट होता है, पानी जैसा कंटेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे करके ऐसे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये वाला जो कवर ना इन दोनों के बीच में जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। क्या साइटोप्लाज्म, समझे। तो साइटोप्लाज्म में जो है सबसे पहले इसमें लिखवाया था तुम लोग को मेन अरेना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब जितने सारे ये जो है ना, ये मेन अरेना है, अरेना मतलब एरिया, ये मेन एरिया है जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है यहाँ पर, समझे। ये यहाँ पर मतलब क्या होता है एक्चुअली, हर किसी के पास तो न्यूक्लियस तो कंट्रोल पावर है, लेकिन बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे ग्लूकोज आएगा, प्रोटीन आया, उसका डाइजेशन होना, ठीक है। डाइजेशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अंदर अंदर डाइजेशन नहीं होता, बाहर होता है। उसका मतलब अंदर आ करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, फिर अलग अलग टूट करके अलग अलग पार्ट्स में बनना, अलग अलग मेटाबोलाइट में बनना। मेटाबोलाइट मतलब कि एक चीज से कन्वर्ट होकर दूसरा चीज बनना। ये सब चीज होता है साइटोप्लाज्म होता है मोस्टली, इसीलिए इसको बोलते हैं मेन अरेना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल का जो मेन अरेना एरिया है यही है साइटोप्लाज्म, ठीक। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। जो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली किसमें होता है, यूकैरियोट्स में। इसमें यूकैरियोट्स में होता है, तो यूकैरियोट्स सेल की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट सेल में क्या होगा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगा, जैसे ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, उसी तरह यहाँ पर भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन किसमें, इन साइटोप्लाज्म, जो क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेली। कॉपी में लिखो, सेल ऑर्गेनेली, ORG, ये, ठीक। तो इनमें से हम कुछ कुछ ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिए, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेली, ठीक। तो कुछ एक चीज देखो कि साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एक लिखो, एक ऐसे स्टार मार के लिखो राइबोसोम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, इसलिए स्टार मारो, लिखो राइबोसोम। राइबोसोम जो है ना, ये एक सेल ऑर्गेनेली तो है, सेल ऑर्गेनेली तो है, पर लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। दूसरी चीज, प्रेजेंट इन बोथ, बोथ मतलब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये लिखो, समझ में आ रही बात। से राइबोसोम के बारे में क्या याद रखना, ये सेल ऑर्गेनेल तो है लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरी चीज, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, समझ रहे हो। दू और एक चीज ये लिखो, इसका काम है फंक्शन, ऐसे लिखो फंक्शन, ऐसे लिखो फंक्शन इसका क्या है, कोई बताएगा, कोई बताएगा फंक्शन क्या है, कोई बताएगा फंक्शन क्या है, अरे बोलो। हम्म, नाम बोलना पड़ेगा, सदफ, सदफ। मामा सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म जो है क्या कहते हैं, सेल का शेप कंटेंट करता साइटोप्लाज्म थोड़ी, राइबोसोम की बात हो रही है, साइटोप्लाज्म कहाँ से आई है, है। राइबोसोम मतलब वो इससे प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन से बना। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल है, ठीक है।
और भी चीजें हैं, लेकिन ये क्या करता है इसमें है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। समझ रहे हो बात? हाँ। ओके ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अभी फिलहाल राइबोसोम के बारे में इतना लिखो। दूसरा एक लिखो सेंट्रियोल, ये तुम्हारी किताब में नहीं है लेकिन लिखो। प्रेजेंट ओनली इन, प्रेजेंट ओनली इन, बोलो, एनिमल सेल, ये याद रखना। हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये 2 पॉइंट तुमको याद होना चाहिए। राइबोसोम का ये पॉइंट सब याद होना चाहिए, सेंट्रियोल का तुम्हें पॉइंट्स याद होना चाहिए। ओके, किसी कोई दिक्कत? हम्म, डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन होता है, बहुत बढ़िया, डबल मेम्ब्रेन। ये दो दो तरह का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ओके, और क्या जानते हो? और रफ में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, स्मूथ में नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। और फंक्शन, हर हर ऑर्गेनेल का फंक्शन एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये सेल है, ये सेल ये है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, न्यूक्लियस के लगभग चारों ओर रहता है, ठीक है, ऐसे करके रहता है। लेकिन क्या होता है, ये भी इससे क्या होता है, ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन, उसके एसोसिएशन में रहता है, उसके टच में रहता है ये वाला। इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन के से मिला हुआ होता है, मिला हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली चीज तो याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या होगा, ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो होगा, आउटर मेम्ब्रेन इस साइड होगा, दो होगा, तो वो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला रहता है। और ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, ठीक है। तो क्या करता है कि ये दो दो कंपार्टमेंट में बांट देता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज है अगर ऐसे ऐसे करके है, ऐसे ऐसे करके है, तो ये साइटोप्लाज्म को क्या किया, दो कंपार्टमेंट में बांट दिया ना, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, है ना। तो वही करता है क्या है, क्या कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है, साइटोप्लाज्म को दो अंदर बांट, एक एक्स्ट्रा लुमिनल बोलते हैं, इंट्रा लुमिनल। तो एक्स्ट्रा लुमिनल वाले को, सॉरी वो तो उसमें होता है एक्स्ट्रा लुमिनल इंट्रा लुमिनल, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। ये क्या होता है कि ये, एक मिनट, ये क्या होता है, इसके एसोसिएशन में रहता है, ऐसे ऐसे चारों ओर रहता है, ठीक, एक फैला हुआ रहता है। अब क्या हो रहा है, क्या कि ये जो ना डबल मेम्ब्रेन होता है, पहली चीज ये क्या होता है, किसके एसोसिएशन में रहता है, न्यूक्लियस के आस में रहता है, न्यूक्लियस के टच में रहता है। तो क्या होता है कि पहले इसका फंक्शन ये देखो, क्या कि राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ईआर को, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह का होता है, एसईआर और दूसरा होता है आरईआर, ठीक। एसईआर मतलब हुआ एस से स्मूथ, आर मतलब रफ। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये एस स्मूथ क्या है, जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इसको ना, उसके मेम्ब्रेन पे कुछ नहीं दिखा, कोई पार्टिकल टाइप का नहीं दिखा, तो उसको स्मूथ बोल दिया। एंडो कुछ पार्ट में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट में क्या दिखा, उसको ऐसे ऐसे पार्टिकल्स दिखा, यहाँ जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें ऐसे ऐसे पार्टिकल्स दिखा। तो एक्चुअली वो पार्टिकल्स क्या था, राइबोसोम था। ये राइबोसोम जो है ना, इस पार्टिकल ये उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे था, तो उसको बोल दिया रफ। रफ एंडोप्लाज्म क्या, तो इस पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक, ये राइबोसोम है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है, ठीक। तो राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक का भी क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम। तो ये क्या करता है कि एक चैनल बना लेता है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, चैनल बना लेता है कि साइटोप्लाज्म की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगता है, चैनल की तरह। मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे पढ़ोगे, ये जाकर गोल्गी बॉडी में कुछ सामान चला जाता है, भेज देता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, प्रोटीन जैसे बना, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस को भेज देगा, क्योंकि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है ना, न्यूक्लियस को दे दिया। तो एक जगह से दूसरे जगह चैनल के तरह का काम करता है, क्या, वर्क एज, लिख लो, वर्क एज चैनल, ठीक। तो किस तरह करता है वो बता दिए, स्मूथ। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके इसको ऐसे लिखो स्मूथ में, और इसमें इसमें लिखो राइबोसोम प्रेजेंट, लेकिन आर से यहाँ रफ है, राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक, ऐसे लिखो।
तो अब देखो इसका फंक्शन में चलते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन दो तरह का फंक्शन पढ़ेंगे। एक एस ई आर, ये स्मूथ है ना, एस ई आर, इसका काम है, इसका काम है एस ई आर का लिपिड बनाना। क्या है? लिपिड सिंथेसिस। लिख रहा हो ना तुम लोग। दूसरा आर ई आर, क्योंकि राइबोसोम है, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आई बात? अरे हाँ कि नहीं? बस फंक्शन सबका तुम लोग को जानना है। यस सर। ओके, तो एक चीज बताओ तुम लोग कि लिपिड और प्रोटीन कहाँ, क्या चीज लिपिड और प्रोटीन से बनता था? कौन सा चीज लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ था? तुम लोग पढ़े होगे, सेल मेम्ब्रेन सर। सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। तो यही लिपिड और प्रोटीन तो जाकर के क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। समझे? अरे हाँ कि नहीं? जी। ये सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ओके, लिखो बैठ के। और एक चीज देखो, चीज और देखो, ये जो होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है, तो ये जो साइटोप्लाज्म को दो भाग में कर देता है। एक होता है इंट्राल्यूमिनल, दूसरा होता है एक्स्ट्राल्यूमिनल। ल्यूमेन मतलब होता है स्पेस, ल्यूमेन मतलब क्या होता है? स्पेस। ल्यूमिनल इसीलिए ल्यूमिनल उसी से आया है। ल्यूमेन मतलब क्या होता है? स्पेस। इंट्रा मतलब अंदर का, और एक्स्ट्राल्यूमिनल तो जो अंदर अंदर वाला हुआ। लेकिन मतलब क्या हुआ? दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा? इंट्राल्यूमिनल। एक्स्ट्राल्यूमिनल क्या हुआ? जो इस मेम्ब्रेन के बाहर है, बाहर वाला, यही तो साइटोप्लाज्म है। ओरिजिनल साइटोप्लाज्म तो यही है। इसका अंदर वाला पार्ट है एक, एक बाहर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट है एक, अंदर वाला, इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर वाला। अंदर वाले को बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल, अंदर वाले क्या बोलते हैं? इंट्राल्यूमिनल, और बाहर वाले को एक्स्ट्राल्यूमिनल। ठीक है, देखो स्टार मार के ये लिखो, जो होता है ना क्या एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल, बस ये याद रखना, स्टेरॉइडल हार्मोन इज सिंथेसिस इन एस ई आर। एक स्टेरॉइडल हार्मोन होता है, ठीक है, ये लिपिड की तरह होता है, ठीक। तो ये कहाँ सिंथेसिस होता है? एस ई आर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये किस में होता है? एनिमल सेल में ही बनता है, समझे? एनिमल सेल में, सिर्फ एनिमल सेल में, इसीलिए अंडरलाइन कर लेना, एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर। और ये लिपिड, क्योंकि एस ई आर तो क्या करता है? लिपिड बनाता है ना, तो लिपिड, इसीलिए स्टेरॉइडल हार्मोन क्या है? लिपिड लाइक है, इसलिए बना दिया। ओके, समझ रहे बात? अब ओके। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं हम ऑर्गेनेली में, माइटोकॉन्ड्रिया। ये टॉपिक डालो, बहुत बेहतरीन है। सर स्टेरॉयडल के बाद क्या लिखे हैं? हार्मोन, एच ओ आर एम ओ एन ई। माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डालो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन। पहले लिखो, ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक। इसके पास क्या होता है? अपना क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ये याद रखना। इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और राइबोसोम होता है। इट हैज जेनेटिक मटेरियल प्लस राइबोसोम। लिखो, और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अगर कहीं भी है, जिस और सेल के पास है, इसका मतलब उसका रेस्पिरेशन कैसा होगा? रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक, दूसरा क्या होता है? एन एरोबिक।
एरोबिक और नॉन एनारोबिक में रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस बताओ। शगुफा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? नहीं पता सर। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? कुछ नहीं पता। चलो सदफ, किसी को पता है? किसी को पता है? ये 9th में आ गए, ये सब चीज पता नहीं है। सर जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है सही है, वो एरोबिक है। जो O2 के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब चीजें टूट रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन में सिर्फ ये नहीं है सांस लेना अंदर लेना, उसमें अंदर जो वहाँ पे ग्लूकोज टूटता है, पूरा मेटाबॉलिज्म होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म हो, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो एरोबिक है। एनोरिक में एब्सेंस ऑफ O2 क्या हो? रेस्पिरेशन हो। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ O2 रेस्पिरेशन हो, क्या होगा? एरोबिक। और एब्सेंस ऑफ O2 रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि सांस लेना नहीं लेना। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सांस नहीं लेते, इसका मतलब क्या? उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है। ब्रीदिंग और वो चीज को ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि बड़े मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है कि चीजें टूटती है, बड़े मॉलिक्यूल छोटे चीजों में टूटती है, समझे? बहुत सारा ये रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है। उसमें मेटाबॉलिज्म ये होता है फोटोसिंथेसिस में बनता है, रेस्पिरेशन में चीजें टूटती है, टूट के बहुत सारी चीजें बनती भी है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए इसको एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। वो सब बात के लिए बाद में जानोगे। तो कि ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें भी रहेगा, यही जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जिस सेल में रहेगा वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल, लिखो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन लिखो ये। एरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन एक्चुअली कहाँ पर यूज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या यूज करता है एक्चुअली बताते हैं। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ये पायरुवेट में टूटता है। ठीक है, बस सुन लो, लिखना नहीं। पायरुवेट, उसके बाद ये क्या होता है? ये फाइनली पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट जा करके ये क्रेब्स साइकिल में जा करके, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। फाइनल रिएक्शंस क्या होता है? ऑक्सीजन जा करके इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। ठीक, ऐसा कुछ होता है। तो वहां पर क्या होता है कि जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ एटीपी बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन एटीपी बहुत हाई होता है। जहाँ पर एनारोबिक होता है वहाँ बहुत कम एटीपी बनता है। ऐसे समझ लो कि जहाँ वो वहाँ जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ 36 से 38 एटीपी बनता है, तो वहीं एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी बनता है। देख लो कितना जमीन आसमान का फर्क। अभी बताएंगे कि एटीपी और ये सब क्या है, बस ये समझ लो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहाँ होगा। क्यों? कि माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीजन का यूज करता है। दूसरा क्या है इसका फंक्शन, ये जाओ तो ये क्या करता है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन कोई फुल फॉर्म बताएगा एटीपी का? एटीपी का कोई फुल फॉर्म बताएगा? एडिनोलाइज ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ये लिख लो, एडिनोसाइन ट्राई, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगा रखा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये लिख लो एटीपी का फुल फॉर्म। तो ये क्या होता है हमारे, हमको क्या होता है कि जब जब एनर्जी चाहिए होता है, हम कुछ काम करते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा इंजन, जब हम जो खाना पीना खाते हैं, जो भी, तो हमारा एनर्जी एटीपी के फॉर्म में क्या रहता है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है। जब जब हम काम करते हैं तब तब क्या होता है? ये एटीपी टूटता है और एनर्जी देता है। हर चीज किसी न किसी फॉर्म में स्टोर रहता है। जैसे हम खाना खाए तो उसी वक्त थोड़ी ना सारा यूज कर लिए, अगर यूज कर लिए तो बस हमेशा बहुत बहुत घंटे तक तो खाते नहीं है, फिर भी हमको एनर्जी कैसे मिल रही है? इसका मतलब ये है कि हमारा एनर्जी क्या है? स्टोर्ड है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ये एटीपी बनता है। एटीपी बनेगा जब, और ये एटीपी जब हम काम करना होता है तो ये एटीपी टूटता है और हमको एनर्जी देता है, उसके वजह से हम काम करते हैं, दौड़ना भागना, हार्ट रेट, ये वो जितना चीज होता है सब एटीपी। तो एटीपी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत हाई अमाउंट में क्या होता है? एनर्जी बनता है। देख लो 36 और कहीं 2 है, तो इसी को समझो। समझ में आया चीजों तुम लोग को? चीज समझ में आया? और इसका याद रखना, डबल मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल होता है अपना, राइबोसोम होता है, रिस्पांसिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एटीपी फॉर्मेशन। अब देखो क्या होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया,
एटीपी फॉर्मेशन किया, ठीक। इस माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स रखते हैं। एंजाइम्स ये क्या करता है, बहुत सारे रिएक्शंस को क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बहुत सारे रिएक्शंस को करता है। जैसे कि ग्लूकोज इतने चीज में टूटना, देखो पायरुवेट तक टूटने में यहाँ 10 स्टेप है, लेकिन ये सारा चीज जो ग्लूकोज से लेकर पायरुवेट तक जो भी होता है ये सारा साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी बनता है, यही यही एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है सिर्फ 2 एटीपी। लेकिन जब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है उसके बाद वहां पर जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, 36 एटीपी बनता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ऐसे नहीं बन जाता, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, 15-20 रिएक्शंस होते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, ये हर रिएक्शंस क्या होता है एंजाइम के थ्रू चेंज होता है। कोई कुछ बना, फिर उस पर एंजाइम आया, फिर कोई दूसरा चीज बन गया, फिर उसमें कोई एंजाइम आया, कुछ ऐसा एंजाइम बन गया। तो इस तरह वो एंजाइम, इसीलिए ये क्या होता है, इसके हर मेम्ब्रेन, इसके 2 मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो कुछ उसके एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक होता है, सिर्फ वो वहीं पर पाया जाएगा, कुछ इनर मेम्ब्रेन पे फिक्स रहता है, समझे। इस तरह से एंजाइम, इसके पास अपना एंजाइम्स होते हैं। और इसका जेनेटिक मटेरियल में ये लिखो कि ये यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए रहता है, एक ही रहेगा लेकिन सर्कुलर रहेगा, गोल गोल, प्लस सम आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल भी रहेगा। समझ में आई बात, ये सब याद करना है, समझना क्या है। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट। ये Xiaomi 101K7A1 कौन है, अपना नाम चेंज करो। सदफ, हाँ समझ में आया। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है और फिर राइबोसोम है, वरना ओके ओके चलो, क्या इसके पास अपना क्या है, राइबोसोम है और जेनेटिक मटेरियल, एटीपी फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एटीपी फॉर्मेशन। दूसरा चीज ये कि यही रिस्पॉन्सिबल है एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसी के पास होता है। ये सब बाद में पढ़ोगे, 11th की चीजें हैं, इतना याद रखो तुम। ओके, लिखो लिखो लिखो। और एक चीज देखो इसमें कि इसमें जो राइबोसोम होता है, तुम लोग बताया था राइबोसोम कितने तरह के होते हैं, पिछले से पिछली क्लास में बताया था। राइबोसोम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। राइबोसोम किस तरह के, 70S और 80S, ये बोले थे। तो इसमें जो होता है राइबोसोम के लिए लिख दो, ये राइबोसोम इसे ब्रैकेट में लिखो एस, या यहाँ तुम्हारे पास जगह है तो ब्रैकेट में लिखो 70S। एक्चुअली क्या होता है, यूकैरियोट के पास, जो यूकैरियोट के पास क्या होता है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ 80S राइबोसोम होता है बस। बाकी प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम। अभी आगे पढ़ोगे क्लोरोप्लास्ट, समझे। लिख लो, लिखो। और एक इम्पोर्टेंट चीज रह गया, ये बताओ कि इसको क्या कहते हैं, दूसरा इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्या बोलते हैं। अरे पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा। बता चुके सारी कहानी, क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा पावर हाउस ऑफ। आवाज कट रही है, साफ साफ बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया, क्या आवाज नहीं आ रही है, तुम नेटवर्क पे जाओ। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा। सारी चीज बता चुका हूँ, हमने आंसर बता चुका पहले ही। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। सर ये एटीपी फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो होता है वो टूट जाता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, इसलिए उसको पावर हाउस कहते हैं। एटीपी, वही एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। हमें कोई भी काम करता है, हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, कुछ तक कहीं से एनर्जी चाहिए ना। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूरे सेल को एनर्जी देता है, एटीपी बना के देता है पूरे इसमें। तो इसीलिए क्या है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक्चुअली तुमने ये थोड़ा ये बोला
ग्लूकोज अगर टूट करके एटीपी फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होकर के टूट टूट के एटीपी फॉर्मेशन होता है। उल्टा मत बोलना एटीपी से ग्लूकोज होता है, एक्चुअली ग्लूकोज टूट करके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया खत्म। इतना बहुत लिखा दिया, इतना ही काफी, इसी से क्वेश्चन आएगा, रट लेना। एग्जाम में आए, कहीं भी आए माइटोकॉन्ड्रिया, पॉइंट वाइज ऐसे ही लिख देना, 5-6 पॉइंट लिखो काफी है। समझ में आए? समझ में आई बात? अब ये बताओ कि इसमें राइबोसोम है, जिसका काम क्या होगा? यहाँ पर भी क्या काम होगा? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन है ना? चलो राइबोसोम आओ। राइबोसोम पहले लिखा चुके हैं। राइबोसोम दो तरह का होगा, 70S 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट जो होता है ना, जितने भी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। और कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। और कहाँ रहेगा? क्लोरोप्लास्ट में रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। ठीक। 80S कहाँ रहता है? यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में। ये लिख लो, काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। लिखो, लिख लियो। एक चीज और देखो, तुम लोग को बताना भूल गए थे। सेल वॉल में, सेल वॉल जब तुम लोग पढ़ाए थे, उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज लिख लो। तुम्हारे क्लास का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, लेकिन अभी ही लिख लो। सेल वॉल क्या, वो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, बताया था तुम लोग को। मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया में। ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। ये कहीं पर लिख लो, इंपॉर्टेंट। लेकिन एक्सेप्ट लिख लेना, कहाँ नहीं होता एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। फिर अगला आप लिखो, माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नॉन एज जोकर ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये कहीं और लिख लेना। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। सर बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। तुम लोगों को पहली क्लास में नहीं किया था, जिसने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, हाँ हाँ हाँ, प्लांटी, किए थे सर, एनिमेलिया। किए तो उसमें क्या किए। बताया था कि एनिमेलिया में नहीं होता है, मोनेरा में होता है, सेल वॉल होता है। प्रोटिस्टा में भी होता है, फंजाई में भी होता है सेल वॉल में, लेकिन कंपोजिशन अलग अलग है। सेल वॉल भी क्या बता, प्लांट में सेल्यूलोज से बना होता है। काइटिन का कहाँ? फंजाई में होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बताया था कि बैक्टीरिया में होता है, बताया अच्छा था ना? हाँ, ये सर याद आ गया सर। हाँ भाई, मतलब थोड़ा सा ही, जितना ही पढ़ाते हैं ना, जब मेरे पढ़ाई हो जाए तो 15 मिनट ही लगेगा तुमको रिवाइज करने का। अभी जैसे मैं क्लास खत्म करवाऊंगा, तो अभी ही पढ़ लेना 15 मिनट, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे हम लोग भी क्लास करते थे ना, तो ठीक है, तो सर जब पढ़ाते थे तो सिर्फ 1.5 घंटे क्लास में सिर्फ 15 मिनट ब्रेक मिलता था। हम लोग ब्रेक में ही रिवीजन मारते थे, क्योंकि जैसे ही सर पढ़ाए ना, उस टाइम सब याद रहता ताज़ा ताज़ा। एक बार तुम कॉपी फिर से पढ़ लोगे ना, सब तुम्हें याद रहेगा। समझ रहे हो बात? और छोड़ते चलोगे तो और लोड बढ़ता जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाओगे फिर, इसलिए साथ ये साथ सर। पढ़ते। ठीक है, जब हम एनसीईआरटी, एक और चीज लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं बोर्ड इधर आता हूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक और पॉइंट लिखो माइटोकॉन्ड्रिया में, इट डिटॉक्स इट डिटॉक्सिफाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस। एक्चुअली क्या होता है डिटॉक्सिफाई? मतलब क्या हो, कोई भी तुम्हारे
हार्मफुल चीज को खत्म कर देता है, टॉक्सिक चीज ही हटा देता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, तो टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है। जैसे बहुत सारी दवाई वाई खाते हैं, समझे, उसमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है। अगर वो मतलब इतना टॉक्सिक का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो वो क्या करेगा, फौरन उस मॉलिक्यूल को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देगा, कुछ उसमें जोड़ करके कुछ और बना देगा, ठीक है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोई भी चीज, कोई मॉलिक्यूल, ड्रग वगैरह दवाई इतना खाते हैं, तो उसको जब वो जब एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट होता है बहुत बार, तो वो हमारे बॉडी के हार्मफुल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फौरन कुछ और उसमें जोड़ करके उसको खत्म कर देता है, उसका टॉक्सीफाई खत्म कर देता है। इतने सारे ड्रग्स लेते हैं, बहुत चीज लेते हैं, तो क्या होता है, जब इन्हें दवाई वाई, ड्रग्स क्या होता है, दवाई वाई समझे तो सब ड्रग्स में आता है, टेबलेट वेबलेट खाते हैं, तो ये क्या करता है, उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको खत्म करता है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को देखेंगे, करते हैं एनसीईआरटी जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत डाउट है तो पूछो। चलो ये तुम्हारा है, अगली क्लास में तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म पढ़े, साइटोप्लाज्म ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुम खुद पढ़ लेना। साइटोप्लाज्म या फ्लूइड कंटेंट है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर फ्लूइड कंटेंट है, यहाँ पे फ्लूइड वगैरह रहता है। फ्लूइड पानी, फ्लूइड के अंदर दो चीज आता है, वाटर प्लस गैस भी आता है, ठीक है, ये दो चीज आता है। फ्लूइड कोई भी लिक्विड चीज, नॉट वाटर, लिक्विड, तेल भी तो लिक्विड है, फिर फ्लूइड कंटेंट है। इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली बताए थे, ऑफ दीज ओनली परफॉर्म स्पेसिफिक, ये जो ऑर्गेनेली एक अलग अलग फंक्शन कर रहा है, देख रहे हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग फंक्शन है, राइबोसोम का अलग फंक्शन है, सबका एक अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है इसका। सेल ऑर्गेनेली आर क्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, वही बताया सेल ऑर्गेनेली। इन प्रोकैरियोट्स क्या होगा, सेल में क्या होगा, इन प्रोकैरियोट्स क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं रहेगा, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी एब्सेंट होगा, बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन ये क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो राइबोसोम थोड़ी ना है मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसमें एब्सेंट रहता है। यूकेरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, और इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, ठीक। मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस ये इस तरह के, वायरस को देखो, वायरस एक्चुअली क्या है, जब जब बॉडी के अंदर नहीं आता है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आता है, तो वो नॉन लिविंग की तरह होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर जाता है तो वो लिविंग थिंग की तरह काम करता है, ठीक है। एक्चुअली वायरस जो है कभी कुछ प्रोटीन की तरह होता है, ठीक है, इसका प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, किसी प्रोटीन पार्टिकल होता है, स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जब बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, ये लिखा है वायरस लैक्स एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, लैक मतलब नहीं होना, खत्म खत्म रहना। हेंस नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, लेकिन लाइफ का कोई ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं करता है। लेकिन ये जैसे ही बॉडी में घुसता है तो ये क्या करता है, सेल का मशीनरी, सेल जो भी वर्क करता है उसको अपने ऊपर क्या करता है, काम करवा लेता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने के, उसका सेल का जो मशीनरी होता है, जो वर्क करता है, मैकेनिज्म होता है उसका वर्क करने का, उसको इस्तेमाल कर लेता है। जैसे बताया तो HIV की, ये एड्स की जो बीमारी होती है उसमें HIV वायरस होता है, HIV, ये क्या करता है, ये जाकर के न्यूक्लियस में क्या करता है, न्यूक्लियस में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल वो बढ़ाता है जिस तरह से अपना सेल, तो ये क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल उसी का फंक्शन जो होता है, उसका फंक्शन लेके, ह्यूमन सेल का फंक्शन को लेकर के अपना जेनेटिक मटेरियल बढ़ा करके अपना वायरस का पार्टिकल बढ़ाने लगता है। पर इतना याद रखना कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग थिंग, अगर बॉडी से बाहर है और बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग थिंग की तरह काम करता है। इसको बनाओ, प्रोटीक सेल में क्या होगा, पहला इसका साइज जो था बहुत छोटा होता है, प्रोकैरियोट में 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। माइक्रो 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 जहां भी आएगा ये, इसको बोलते हैं माइक्रो, 10⁻⁶ लगाना, 10⁻⁶। ये क्या होता है, 5 से 100, 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है साइज, लार्ज साइज के होते हैं नॉर्मली। न्यूक्लियर रीजन में क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, है ना। क्रोमोसोम सिंगल है, यहाँ बताया था, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम रहता है, ठीक। इसमें क्या होगा, मोर देन 1 क्रोमोसोम, जैसे अपने में देखे थे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 46 मतलब। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रिंग ओनली एब्सेंट, इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रिंग प्रेजेंट।
उससे नॉर्मली में इतना कुछ नहीं, तुम खुद पढ़ लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स हैं, बताया था, जो मतलब किसके अराउंड रहता है, चारों तरफ न्यूक्लियस के अराउंड रहता है, आउटर मेम्ब्रेन के उसके। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल क्या होता है? ट्यूब ऐसे टाइप का होता है ना, इस तरह से दिखता है ट्यूब्यूल की तरह, और राउंड या फिर गोल की तरह दिखता है, या ऑब्लोंग बैग्स वेसिकल की तरह दिखता है, ऐसे वेसिकल्स, वेसिकल्स गोल गोल। ठीक, ये क्या एंडोप्लाज्मिक, ये जो एंडोप्लाज्मिक का मेम्ब्रेन होता है, ये सिमिलर इंस्टीट्यूट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होता है, मतलब उसके तरह ही दिखता है, उसी तरह होता है। तो ये याद रखना, ये लाइन तुमसे पूछ सकता है कि एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन किसके सिमिलर होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब याद दूसरा लिख सकता है वो सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये दो तरह के होते हैं, रफ, स्मूथ। स्मूथ जो होता है माइक्रोस्कोप में क्या होता है, स्मूथ दिखता है, लेकिन रफ में क्या होता है, एक पार्टिकल दिखता है जो राइबोसोम अटैच रहता है उसके सरफेस में, ये बताया था। इसमें क्या होता है, विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर एक्टिव सेल के अंदर होता है। द राइबोसोम जो होता है हर सेल में होता है, प्रोकैरियोट या यूकेरियोट में सब में रहता है। ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मैन्युफैक्चर मतलब सिंथेसिस ही होता है। राइबोसोम क्या करता है बताया था, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस, अब जहाँ जहाँ प्रोटीन बना, राइबोसोम बना, अब जहाँ जहाँ जरूरत है क्या होगा, वो वहाँ वहाँ जाएगा। अगर न्यूक्लियस में जरूरत है न्यूक्लियस में जाएगा। गोल्गी एक्चुअली क्या होता है कि प्रोटीन बनने के बाद वो गोल्गी में जाता है, फिर वहाँ मॉडिफाइड होता है, और भी जगह जाता है, ऐसे जहाँ जहाँ जरूरत है। इसीलिए लिखा है कि वो क्या होगा, दूसरे अलग अलग जगह पे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नीड, जहाँ जरूरत होगा वहाँ जाएगा। यूजिंग द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस्तेमाल करते हुए, मतलब वो चैनल की तरह काम करता है ना, उसको यूज करते हुए क्या जाएगा, जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ जाएगा। SER क्या होता है, स्मूथ, हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट और लिपिड सेम, फैट और लिपिड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल का, लिपिड लिपिड फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, ये बहुत सेल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, यही देख लो ना, ये क्या लिपिड और प्रोटीन ये जो बना, यही तो सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, मेन सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है। इसी प्रोसेस को करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब बनाना, ठीक है। कुछ और भी प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं, जो जैसे प्रोटीन है, एंजाइम बनता है प्रोटीन से, जितने सारे एंजाइम वो प्रोटीन ही है, प्रोटीनेशियस ही। सम अदर एंजाइम्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो एंजाइम की तरह काम करता है भी, है ना। कुछ हार्मोन की तरह, कुछ हार्मोन है लेकिन वो लिपिड है, जैसे लिपिड बताया था कौन सा, स्टीरॉयडल हार्मोन, ये लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ। कुछ एंजाइम की तरह काम करता है, कुछ हार्मोन से काम करता है। ऑल्दो ये आर वेरी, ये जो बहुत अलग अलग तरह का दिखता है, बहुत तरह के अपीयरेंस में है, ठीक है। इट फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम, ये क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम की तरह होता है। एक्चुअली नेटवर्क सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं, आगे चल के हो गया। ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये गोल्गी बॉडी के साथ रहता है, फिर गोल्गी बॉडी जो है वैक्यूल, शायद वैक्यूल के साथ रहता है, ऐसे कुछ है, चार है और एक होगा वैक्यूल। एक मिनट क्या था, हाँ मेम्ब्रेन, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ोगे ना, ये 11th में 10 में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, हाँ लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद ये वैक्यूल, इस तरह से ये क्या होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है। और एक नेटवर्क सिस्टम ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो है क्या होता है, ऐसे ऐसे पूरा फैला रहता है, और ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ओके, तो ER का सबसे पहले एक फंक्शन ये है कि ये चैनल की तरह काम करना, कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर भी एक जगह दूसरी जगह हो, या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसफर हो सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइटोप्लाज्म मतलब साइड, ये क्या करता है, जैसे मान लो एंडोप्लाज्म बड़ा है, ऐसे ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास क्या हो, जो जितना ज्यादा फोल्डेड होता है उसके बाद उतना ज्यादा सरफेस एरिया होता है। ये बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म पूरा फैला रहता है, जिसका बहुत सारे एंजाइम वगैरह होते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज होता है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज मतलब जैसे मोलिक्यूल का टूटना, ठीक है, ये सब जो होता है ये क्या है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज है। ये सारा चीज कहाँ पर होता है, इसके मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। तो ये सरफेस क्या, सरफेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होने के लिए। लीवर सेल में जो होता है, इन लीवर सेल्स ऑफ ग्रुप एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, एनिमल का एक ग्रुप होता है वर्टिब्रेट्स, पढ़ोगे आगे बायो। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा शुरू होगा वो डाइवर्सिटी होगा शुरू, तो वहाँ पे तुम पढ़ोगे। तो SER प्ले इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। एनिमल वगैरह में क्या होता है कि SER जो होता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारे पॉइजन्स को, जहर को, ड्रग्स वगैरह को,
ड्रग्स भी टॉक्सिक होता है तो उसको भी करता है। बल्कि ऑपरेटर लाइसोसोम बाद में पढ़ेंगे। किसी को कोई अच्छा एक माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा इसमें कितना कम इसमें खत्म कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देखो इनर मेम्ब्रेन ये वाला हुआ और ये आउटर मेम्ब्रेन वैसे कुछ, ठीक ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो पावर हाउस ऑफ दिस सेल इसलिए बोला गया है कि ये एटीपी प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये 2 मेम्ब्रेन कवरिंग है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, जिस तरह के आउटर मेम्ब्रेन और कहाँ पोरस रहते हैं, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, पोरस होता है, छेद होता है। व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, अंदर वाला डीपली फोल्डेड है। ये देखो स्ट्रेट थोड़ी ना अंदर वाला ऐसे ऐसे तो नहीं ना, ये क्या डीपली फोल्डेड है, ऐसे 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 फोल्डेड है। फोल्डेड का मतलब क्या होगा, जहाँ ज्यादा फोल्डिंग है वहाँ सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जहाँ सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे एटीपीज बनेंगे, क्योंकि एटीपी का मतलब यहाँ पे बहुत सारे एटीपी बनने का एक सरफेस मिल जाएगा ताकि ज्यादा एटीपी जनरेट हो। केमिकल रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे मेम्ब्रेन में, बताया था इसमें अलग अलग एंजाइम्स होते हैं इसके मेम्ब्रेन में, केमिकल रिएक्शंस था, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एटीपी फॉर्मेशन होता है। कि वही लिखा है कि एनर्जी जो है ये बनता है, तो ये केमिकल बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज होता है वहाँ पर, लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी चीजें होती है तो वो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म तुमको लिखा हुआ है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज, बोला क्या नाम है, एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल, सेल का एनर्जी करेंसी है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हम लोग क्या होता है पैसे से ही सारा कुछ खरीदते फिरते हैं, करेंसी हमारा यहाँ पैसा है क्या, रुपीज है, उसी तरह वहाँ एनर्जी का जो करेंसी है वो क्या है, एटीपी है। बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, एटीपी के फॉर्म में क्या करता है हमारा बॉडी जो एनर्जी को स्टोर करता है ताकि जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब कोई काम करेंगे, मैकेनिकल वर्क मतलब जो हम काम करते हैं इधर उधर आना जाना भागना ये सब, वो सब में क्या हो इस्तेमाल हो। तुम्हारा हार्ट हमेशा बीट कर रहा है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, कोई चीज़ अपने आप काम भी करता है उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जो है ना, इसके बाद अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। क्यों बना सकता है, इसमें राइबोसोम खुद का होता है, खुद का राइबोसोम होता है तो खुद बनाएगा ना। ये देखो राइबोसोम उसका खुद का है तो खुद का बनाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। किसी को कोई डाउट? नो सर। हम लोग कुछ 5 आयत क्या करेंगे, हम लोग कुरान शरीफ का आयत 5 करेंगे, 15 हो गया था, 15 से आज 16 से 20 करेंगे ना। तो देखो 16 आयत, जो जिस वक्त तुमने ये बात सुनी थी उसी वक्त तुमने ये क्यों नहीं कहा कि हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम ये बात मुंह से निकालें, या अल्लाह आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बहतान है। ये कल पढ़ चुके थे। और अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा ना करना अगर वाकई तुम मोमिन हो। मोमिन का काम क्या है कि वो किसी भी रूमर्स को फैलाने का काम नहीं है, वो पहले कोई चीज़ को तहकीक करे कि वो सही है या नहीं है, किसी के बारे में ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए। वही करे कि अल्लाह ने तुम्हें मतलब अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसा मत करना अगर तुम वाकई में मोमिन हो। मोमिन की पहचान ये नहीं है कि वो किसी रूमर्स को फैलाए और अपने मुंह से इस तरह की बातें निकाले। और अल्लाह तुम्हारे सामने हिदायत की बातें साफ साफ बयान कर रहा है। अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। भाई मतलब अल्लाह ताला क्या कर रहा है कि अल्लाह ताला कुरान को खुलेआम हिदायत के लिए भेजा गया है। अगर इंसान का हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमने कुरान को छोड़ दिया, हम समझना छोड़ दिया है हमारे, जबकि अल्लाह ताला हमसे क्या कर रहे हैं हमें ये समझना चाहिए ना कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान को हिदायत के लिए कहा, मतलब हिदायत मतलब क्या, सीधे रास्ते पर। तो अल्लाह तुम्हारे सामने हिदायत की बातें, ऐसी बातें बताते हैं जो सीधे रास्ते पर लग जाते हैं, साफ साफ बयान करता है। अल्लाह को हर चीज का इल्म है, अल्लाह को क्या है, और हिकमत का भी मालिक है। याद रखो कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, देखो अल्लाह क्या कर रहे हैं कि ईमान वालों, और जो लोग ये चाहता है कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, कोई जो कुछ लोग हैं मतलब जो लोग ये चाहता है कि बुराई को आम करे, ईमान वालों के बीच में बुराई को आम करे या फिर ये करे, ठीक है, तो उनके लिए अल्लाह ताला उनको डराने के लिए कहा गया है। डराने के लिए मतलब उनके लिए उनकी सजा ये रखी गई कि आखिरत में दर्दनाक अजाब है। भाई मतलब लिबरल वाले लोग बोलते रहे ये सब कुछ नहीं दुनिया है, तो एक बार मौत होगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला इसीलिए तो कहा हमने गैब पर ईमान रखा है, मतलब हमने अल्लाह को, जन्नत को, जहन्नम को नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतने नबियों को, इतने कुरान में इतने सारी चीज़ों से, इतने ज़मीन आसमान को देख करके इंसान, अल्लाह ताला ने कुरान में मतलब कहा कि तुम नहीं समझते कि इतनी सारी चीज़ को देख करके कोई भी तो स्तंभ बनाने वाला है। तो याद रखो
कि ये इन्होंने बार बार अल्लाह ताला हर इसमें हर कोई भी सज़ा होता है तो मतलब कुछ भी होता है तो वहाँ पर आगाह करते हैं कि किसके लिए दर्दनाक अजाब है, कुछ गुनाह के लिए। तो वही आखिरत में दर्दनाक अजाब है, ठीक है। यहाँ के अजाब से, यहाँ का तो आग कुछ नहीं है, वहाँ का आग यहाँ से 70 गुना ज़्यादा तपिश वाली होगी। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए वहाँ के, हमें आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। आज हम लोग दुनिया के बारे में सिर्फ सोचते हैं और भागते हैं, जबकि हमारी जो परमानेंट चीज़ है वो क्या है, आखिरत है। और अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि, क्योंकि इसलिए गा रहे हैं ताकि इंसान जो है ना, मतलब बार बार इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह के इंसान को मतलब अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास जन्नत है, जहन्नम है, तुम बढ़ोगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद अगर इंसान ईमान नहीं लाता है तो अल्लाह ताला के पास ये है कि कल तुम उसके सामने कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तो कुरान रखा था, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं पढ़ा क्या? अल्लाह ताला खास इसलिए उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दुनिया में भी अजाब है, बहुत सारे कौम को मिटाया गया है, तुम्हारा ये भी अजाब है कि हो सकता है कि तुम किसी उलझन में फंस जाओ, ये भी एक अजाब है। तुम्हारे अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए, किसी तरह की परेशानी आ जाए, ये भी एक तरह का अजाब है। अल्लाह ताला हर तरह से आजमाइश करते हैं। दुनिया जो आजमाइश का जगह है, अल्लाह ताला ने पहले कह दिया ये आजमाइश का जगह है। यहाँ पर अल्लाह ताला तरह तरह कभी मुसीबत देकर आजमाएंगे कि तुमने अल्लाह ताला को कैसे रिएक्ट करते हो, और कभी खुशी दे करके। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा माल हो गए हैं तो वहाँ तुम्हारी खुशी है। ये अल्लाह ताला इस चीज़ से न ये तुमको क्या क्या बोलते हैं, टेस्ट करेंगे कि क्या तुम ज़कात निकालते हो, क्या तुम 2.5% तुम ज़कात निकालते हो, क्या तुम गरीबों का मदद करते हो, तुम उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करते हो, क्या अल्लाह को कितना याद करते हो। इस तरह से अल्लाह ताला दोनों तरह से इंसान को आजमाता है। 20वीं आयत, और अगर ये बात ना होती कि अल्लाह का फल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल है और अल्लाह बड़ा शफीक बड़ा मेहरबान, तो तुम भी न बचते। मतलब कह रहे हैं अगर अगर ये बात ना होती कि अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल है और अल्लाह बड़ा शफीक बड़ा मेहरबान है, तो तुम भी न बचते। मतलब यहाँ पर ये है कि मुसलमानों ने, मतलब वहाँ पे मोमिनों लोग, मोमिन जो मुसलमान लोग भी थे वो लोग भी गुनाह कर चुके थे, मतलब वो लोग भी मान चुके थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गलत की हैं। तो उनके बारे में कहा गया कि अल्लाह ताला क्या कि उन लोगों को कोई अजाब नहीं पहुंचा है, ठीक है, उन लोग पर वो लोग बाद में माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि ये अल्लाह का फजल है और रहमत है कि अल्लाह ताला तुम लोग पर कोई अजाब नहीं भेजा, वरना अगर अजाब बचते तो वो लोग बचते ही नहीं, तो तुम भी ना बचते। मतलब वहाँ के उन लोगों को कह रहा है, उस टाइम का आयत जो ये हुआ उन लोग कह रहा है कि तुम भी नहीं बचते। तो समझो क्या, क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब इतना है, अल्लाह ताला ने पूरी कौम को खत्म कर दिया गया, फिर नया कौम को पैदा किया, ठीक है। तो अब पहले ही हम लोग पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहीम है, रहमान है, मर्सीफुल है, मोस्ट कंटिन्यूअसली करते, रहीम है माफ करने वाला, रहीम है, रहमान है, मर्सीफुल है, ठीक है। तो हमें मतलब क्या है ना कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को भेजा, लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमारा ऐसा निज़ाम नहीं चल रहा है जिससे बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ाया जाए, ठीक है। यही वजह है कि हम लोग ईमान में इतना कमज़ोर हो गए हैं, कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर कुरान शरीफ बस घर पे रखने वाली चीज़ें हो गई है, कुरान सिर्फ रीड करने की चीज़ें नहीं है। आज रीड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए हमें उतनी हिदायत नहीं मिल रही है। हमारा चाहिए कि हम कुरान को समझें, जिस तरह हम एक साइंस मैथमेटिक्स को दिन भर लगा देते समझने में, तो हम कुरान को क्यों नहीं समझ सकते हैं, जबकि हमारा बेसिक चीज़ तो वही है। अल्लाह ताला तो उसी का सवाल करेंगे। तो हम अपने ज़िंदगी में डेली 1-1.5 घंटा कुरान को समझने में अपना वक्त दें कि अल्लाह ताला मुझसे क्या कर रहे हैं। लोग यहाँ पर हदीस की बातें करते हैं, हदीस की जो वैसी जिस पे इत्तफाक़ी पैदा होती है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं डिस्कस इंसान को कुरान शरीफ करना चाहिए। कुरान शरीफ जो कि अल्लाह की हुई किताबें हैं, इंसान कुरान को पढ़ता नहीं है, हदीस को पढ़ता नहीं, सिर्फ इत्तफाक़ी चीज़ों को डिस्कस करता है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि अपने घरों में तालीम करें, कुरान की तालीम पे कि अल्लाह ताला क्या करना चाह रहे हैं। देखो अभी अल्लाह ताला कैसे कैसे चीज़ें बोले हैं, जिना के बारे में अभी अभी तक हो रहा है, अभी आगे चल के इंसान को प्रॉफिट में देंगे, तुम अपनी आँख में निगाहें नीचे रखो, पर्दा करो, पर्दा सिस्टम पे आएगा। फिर इन पे आएगा क्या कि कोई यतीम बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, तो उसके साथ कैसे करना चाहिए, कितना अज्र मिलेगा, क्या फ़ायदा है यतीम बच्चे को पालन पोषण करने का, ठीक है। तो वजह यही है कि हम लोग जिस तरह दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इतना साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं, और हम लोग कुरान को छोड़ दिए हैं। हमारे दिल में इतनी सारी बुराइयां हैं, हमारे दिल में उसका कोई खौफ नहीं है, किसी तरह का दर्द पैदा नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ईमान की कमज़ोरी है। तुम अपने आप को सवाल करो, हम लोग अपने आप को सवाल करें कि वाकई में हमने कुरान को पढ़ा है क्या, हम दीन पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। सोचो हर घर में बुराइयां हैं, हर घर में, हमारे घर में बुराइयां हैं, तो कितनी मेहनत हो रही है इस बात को सोचो। और हम लोग सोच रहे कि हमारा हालात अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं होने वाला है।
जब तक मुसलमान दीन पर नहीं आएगा तब तक उसके हालात नहीं सुधरेगा। नमाज तक खड़ा नहीं हो रहा है तो वजह नमाज में खड़ा नहीं हो पा रहा है इसलिए कि उसका ईमान कमज़ोर है। और ये ईमान अच्छा बनाने के लिए यही है कि कुरान का ट्रांसलेशन पढ़े, उसको समझे। इंसान इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें समझ सकता है जो कुरान को क्यों नहीं समझ सकता है। एक स्टूडेंट समझ सकता है, उसको तफसीर, इतने सारे राइटर हैं, उसके एक्सप्लेनेशन लिखे हुए, हर लैंग्वेज में लिखे हुए, पढ़ो। लेकिन अफसोस है कि हम लोग कुरान को छोड़ दिए हैं। अपने घरों में तालीम का ये करें, नमाज का पाबंद करें। ऐसा बने कि आपने घरों में जो नमाज नहीं पढ़े उनको बोले नमाज का बोलें, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बोलें। तालीम करें ताकि सब लोग का ईमान मजबूत हो। हम लोग अगर तालीम नहीं करें तो हमारा एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर नमाज की जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी, दीन की जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा काम है कि हम तालीम करें। इससे क्या होगा कि हमारा ईमान मजबूत होगा, दिल में एक फ़िक्र पैदा होगा कि कैसे हम तमाम लोगों को सीधे रास्ते पर लाएं, खुद सीधे रास्ते पर कैसे हैं, इस चीज़ की फ़िक्र होगी हमारे अंदर। सिर्फ ये बोलना, सिर्फ ये करना कि दूसरा सही हो जाए, ये नहीं है। पहले खुद को सही करना है, फिर अपने घर वालों को सही करना है, फिर दूसरों के बारे में सोचना है। पहले अपने पर मेहनत करें, या अपने पड़ोसियों पर मेहनत करें, अपने घरों पर मेहनत करें। और ये है कि सहाबा कराम के ज़माने में तो वो लोग क्या होते थे, उन लोगों को डर रहता कि मेरे दिल से ईमान ख़त्म तो नहीं हो रहा है। वो लोग मेहनत जैसे ही छोड़ते थे, तालीम वालीम नहीं करते थे, तो उनको लगता था कहीं मेरे दिल में तो ईमान ख़त्म नहीं हो रहा है। जो सहाबा कराम के इसमें उनको डर है कि अगर हम तालीम नहीं करेंगे, बातें, दीन की बातें नहीं सुनेंगे तो हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, वाकई में हम काफिरों में शामिल हो जाएंगे। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, आज हम लोग इतना फसाद में, हमारा माहौल इतना ख़राब है। तो हमें चाहिए कि हमें दीन से जुड़ा रहे, कुरान शरीफ को समझें, हदीस को पढ़ें, तालीम करें। इससे क्या होगा, हम दीन पर खड़े रह पाएंगे। वरना क्या होगा कि हम तो दुनियावी चीज़ों में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इस दीन की जो दीन से हम लोग को नवाजा है ना, अल्लाह ताला इसको छीन लेंगे। इसीलिए वजह है कि बड़े बड़े लोग भी है ना, उनके अंदर क्या है, दीन नहीं है, ईमान नहीं है। इतने पैसे वाले उसके अंदर ईमान नहीं। अल्लाह ताला इस नियामत को उसके लिए छीन लिए हैं और उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अजाब के लिए रख दिए गए, है ना। लेकिन यही कह रहा हूँ कि जो नहीं पढ़ा है कुरान को, वही लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन जिसने कुरान को एक बार पढ़ लिया ना, इतने सारे लोग हैं जो कुरान की गलती निकालने के लिए आए और वो मुसलमान बन गए, इतने सारे लोग हैं। कुरान ऐसी हिदायत की, जी सिर्फ मुसलमानों की हिदायत की नहीं, तमाम आलम के लिए, तमाम आलम की हिदायत की किताब है। अगर इसको समझ के कोई पढ़ता है, ठीक है, बायस्ड होकर नहीं पढ़े, समझ कर पढ़े, तो पक्का है कि उसका ईमान मजबूत होगा। और सही से पढ़े, उसका एक्सप्लेनेशन सही से देखे, अपने मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको कंप्लीट रियल मीनिंग समझे। कि ये नहीं क्या कि जैसे क्वेश्चन आया खुद मन से सोच लिए खत्म हो गए। जिस तरह फिजिक्स बायो में जितना दिमाग लगाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, वैसे उलमा के पास वो आयत लेके जाओ, उसको समझने की कोशिश करो, तो इससे तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, इससे हमारा ईमान मजबूत होगा। आज हर घर में प्रॉब्लम है, कितने लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह का वादा है कि तुम दीन से बाहर होगे तो हम तुम्हें जलील करेंगे, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे, और यही हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा मुसलमान हो जाए, हमारी हुकूमत हो जाए, तो हम मतलब अच्छे हो जाएंगे, हमारी हुकूमत हो जाएगी, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो रहा। अभी दुनिया में सेकंड नंबर पे मुसलमान सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी इतनी ज़्यादा बुरा हाल है क्योंकि हमने इस दीन को छोड़ दिया है। वरना उस टाइम में सहाबा कराम के अंदर क्या था, 25 सहाबा जो हज़ार हज़ार की फ़ौजों को देख लेते थे। वजह यह था कि उनके अंदर इतनी ईमान था, अल्लाह की मदद आती थी, फरिश्तों की मदद आती थी। वो लोग कभी नमाज नहीं छोड़ते थे, जंग के मैदान में कभी नमाज नहीं छोड़े। इधर सर कलम किया जा रहा है फिर भी आधे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इसमें करबला के मैदान में हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या हुआ था, ये लोग सर कलम कर दिया गया। फिर भी वहाँ पर हुआ क्या था, नमाज का वक्त हो गया था, फिर भी वहाँ पर जालिम लोग इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, फिर भी नमाज को वहाँ पर नहीं छोड़ा गया। तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए और अपने घरों में लोगों को करें। अगर हम लोगों को ईमान पे टिक के रहना होगा ना, तो हमें दावा का काम करना होगा, अपने मुसलमान भाइयों को दीन की दावत देना होगा। इससे क्या होगा, खुद के दिल में फिक्र पैदा होगा। अगर तुम्हारे अंदर फिक्र पैदा नहीं है, तुम दीन के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो इसका मतलब तुम कमज़ोर आदमी हो। बट इसका मतलब हम लोग क्या है, कमज़ोर आदमी। अगर हमारे अंदर दिल में फिक्र पैदा नहीं है, तो हम ईमान के सबसे कमज़ोर आदमी हैं। यही है कि हमें कोशिश नहीं चाहिए कि हम किस तरह दूसरे लोगों को नमाज पर खड़ा करें और खुद नमाज पर कायम रहें। खुद को दीन में कायम रखने के लिए दूसरों को बोलना पड़ेगा, दावा का काम करना पड़ेगा, तभी होगा। अभी फितना इतना ज़्यादा है, मोबाइल है, इधर उधर की चीज़ें, हराम हलाल सब है, तो नाजायज़ चीज़ें हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए यही है कि हमें दावा का काम करना होगा, दीन की बातें एक दूसरे से करनी होगी। अगर हमारे बहन है
तो फालतू बात ना करके हम दीन की बात ना करें, सहाबा कराम के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। जब साइंस पढ़ सकते हैं तो हम सहाबा कराम की ज़िंदगी को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? कितने सहाबा के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, सिर्फ नाम नहीं, उसकी ज़िंदगी के बारे में किसने जानते हैं, इस्लाम क्या है, इस सब के बारे में इंटरेस्ट लाओ, पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि कल जाके कॉलेज जाओगे तुम्हें डिफाइन करना होगा कि इस्लाम क्या है। तुमसे कोई पूछे इस्लाम क्या है, वो तो तरह तरह के सवाल पैदा करेगा, तो तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे के तुमको उसका जवाब देना होगा, कुछ आयत पढ़ के तुमको उसका जवाब देना होगा, है ना। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें दीन पर मेहनत करें, कुरान शरीफ को समझें अच्छे से। ये बहुत ही आसान है, हर लैंग्वेज में है, ठीक है। उलमा बहुत सारे अवेलेबल हैं, मस्जिद में किसी तरह है, कांटेक्ट करो उनसे, है ना। तभी हमारा ईमान मजबूत होगा। और हम चाहेंगे हमारे हालात ऐसे ही अच्छे हो जाए, तो कभी नहीं होने वाला है। दुनिया जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, दुनिया की तरफ उसको माइल कर दिया जा रहा है, जबकि पहले दीन है। कल अगर मर जाओगे तो कैसे अल्लाह के नज़र में खड़े होगे, अल्लाह के सामने कैसे खड़े होगे, ये सोचो, ठीक है। तो अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलो क्लास खत्म करते हैं।